नमस्कार। हाँ नमस्कार, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं लेख्य मंजुषा परिवार को अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस हिंदी महीने में, हम तो पूरे महीने हिंदी मनाते हैं, तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति करूँ। और भाषा जो है, हिंदी जो भाषा है, भाषा हमारी माँ है। जैसे माँ अपने बच्चे को पोस पाल कर बड़ा करती है, वैसे ही भाषा हमारी संस्कृति को पोसती पालती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ाते चलती है। उस मायने में भाषा भी हमारी माँ ही है। और यह भी एक संयोग ही है कि आज जीवित पुत्रिका व्रत है, जिसमें माएँ अपनी संतति की भलाई के लिए, खुशहाली के लिए व्रत करती हैं। तो ऐसे अवसर पर हम यदि अपनी माँ हिंदी भाषा को याद करें तो इससे बड़े गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है। दूसरी बात है कि यदि आप माँ को याद करें तो साथ में नानी और मौसी को याद करें तो वो स्मृतियाँ और सजीव हो उठती हैं, माँ को भी अच्छा लगता है। तो जब हम अपनी हिंदी माँ को याद करें तो हम इसके साथ अपनी नानी और अपनी माँ के उन तमाम कुनबों को याद करें, उन तमाम मौसियों को याद करें जिनके कारण हमारी माँ का परिवार पूर्ण होता है, और तब हम सही ढंग से उसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सबसे शुरू में। हिंदी के जिस हम आज जिस स्वरूप में आए हैं, अपनी माँ को हम जिस स्वरूप में आज देख रहे हैं, या पीछे कहाँ तक जाती है, और जहाँ तक हम पीछे कहाँ तक हमारा ज्ञान जाता है, हम कहाँ तक इसे पकड़ पाते हैं, वहाँ हम पीछे चलते हैं। तो पीछे तो मानव सभ्यता का कब आरंभ हुआ है तो अभी भी एक रहस्यमय गुत्थी ही है। लेकिन मेरे अपने विचार से ईसा से 4500 वर्ष पहले जब ऋग्वेद की रचना हुई, तब से मुझे इस भारत की माटी में भाषाई संस्कारों के पनपने के प्रमाण मिलते हैं। तो चलिए हम इसे भिन्न भिन्न कालों में बांटते हैं। सबसे पहले माने अनादिकाल से शुरू होकर ईसा से 500 साल पहले तक, यह जो काल था यह वैदिक संस्कृत का काल था, जिसमें ऋग्वेद लिखा गया। और बाद में जैसे बोलियां होती हैं, हमारे भाषा के साथ साथ बोलियां भी पनपती हैं, और बोलियों से भाषा का संस्कार भी बनता बिगड़ता है, परिवर्तित होता है, परिवर्धित होता है, परिष्कृत होता है, कुछ टूटता है, कुछ जुड़ता है। तो उसी तरह वैदिक संस्कृत भी लौकिक संस्कृत की तरफ मुड़ी। वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद की रचनाएं हुई, वेद हमारे लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। और लौकिक संस्कृत की जो सबसे पहली रचना थी वो वाल्मीकि की रामायण थी, आदि कवि वाल्मीकि की रामायण, जो उन्होंने लौकिक संस्कृत में रचा। अब देखिए, चूँकि वैदिक जो संस्कृत में जो रचनाएं रची गई ऋग्वेद की, वे रचनाएं मंत्र के रूप में थी, ऋचाओं के रूप में थी, और श्रुति स्मृति के रूप में बोल बोलकर, सुन सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रही। और उनमें उन श्लोकों को हम एक शक्तिशाली मंत्र की तरह प्रयोग करते थे, जो कोई छेड़छाड़ नहीं की। इसलिए वैदिक संस्कृत का वह स्वरूप अपने ठीक उसी खाँटी स्वरूप में, मौलिक स्वरूप में आज तक हमारे सामने उपस्थित है, क्योंकि हमने मंत्रों में कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन ठीक दूसरी ओर जब हम लौकिक संस्कृत में आए तो वहाँ से भाषा अपने प्रवाह की गति पकड़ने लगी, क्योंकि संस्कृत लोगों की भाषा, और जब लोगों के बीच में वो भाषा गई तो देश, काल, स्थान, जलवायु, इन सब के हिसाब से उसने अपने प्रवाह की दशा और दिशा को बदला, और यह प्रवाह चलते रहा। और यह प्रवाह चलते चलते जब हम 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक हम आते हैं, तब तक यह आते आते पाली भाषा का रूप ले लेती है। और आप देखेंगे कि इस काल में मुख्यतः बौद्ध साहित्य रचे गए, और वो बौद्ध साहित्य मुख्यतः पाली भाषा में रचे गए। और यहाँ तक आते आते संस्कृत का आत्मदीपोभव अब पाली में अत्तदीपोभव हो गया, या कुछ अपदीपोभव भी बोलते हैं। तो हमें परिवर्तन और परिष्कार के लक्षण, परिष्कार कहिए या विकार कहिए, मतलब भाषाई परिवर्तन के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तरह तरह की बोलियाँ आती हैं,
पश्चिमोत्तरी बोली है, मध्य देशी बोली है, पाली भाषा में पूर्वी बोली है, दक्षिणी बोली है। ये अपनी अपनी बोलियों को सहेजती हुई ये भाषा का प्रवाह आगे बढ़ता है। और फिर जब हम पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक आते हैं तो उस समय यह प्राकृत का रूप ले लेती है और इसकी बोलियां भारत के भिन्न भिन्न खंडों में शौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, मागधी, अर्धमागधी इन रूपों में पाई जाती है। अब भाषा का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। अब हम 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में आते हैं, तब हम देखते हैं कि बोलियां धीरे धीरे सुगठित होने लगी हैं, भाषा गिरकर बोलियों में घुलने लगी हैं और बोलियां उठकर भाषा पर छाने लगी हैं। इस तरह भाषा और बोलियों में एक अंतरंग संबंध स्थापित होने लगा है और धीरे धीरे यह बोलियां एक उपभाषा का रूप धारण कर लेती हैं, जिसे हम अपभ्रंश, इस प्रवृत्ति को जब कोई भी अपने शिखर से गिरकर नीचे गिरता है और अपने आकार को परिवर्तित करता है तो इस घटना को हम अपभ्रंश कहते हैं। तो यह अपभ्रंश काल है 500 से 1000 ईस्वी तक, और इस अपभ्रंश काल में यही वह काल है जहाँ भाषा और बोली आपस में एक दूसरे तरह से पूरी तरह गुथ जाते हैं। बोलियाँ भाषा का आकार ग्रहण करती हैं और ढेर सारी भाषाएँ निकलती हैं। तो मैं हिंदी के इस स्वरूप पर कैसे आया हूँ, मैं इसी की चर्चा कर रहा हूँ शुरू से लेके। तो हमने अपनी नानी संस्कृत से आरंभ किया और देखिए परिवार कैसे बढ़ता चला जा रहा है। तो एक शौरसेनी बोली जाती है। शौरसेनी जो बोली है वो भाषा है, इसमें से ढेर सारी भाषाएं पनपती है, जिसमें हमारी पश्चिमी हिंदी है, गुजराती है, पहाड़ी है। पश्चिमी हिंदी से ही ब्रजभाषा निकलती है, हरियाणवी निकलती है, बुंदेली निकलती है, कन्नौजी निकलती है। फिर आप राजस्थान में चल जाएं तो अगर उसके 4 भागों में बांटें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो आप उत्तर से चलें, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, तो सबसे उत्तर में आपकी मेवाती आती है। फिर पूर्व में आते हैं तो जयपुरिया आती है, फिर दक्षिण में आती है तो मालवा आती है, फिर पश्चिम में जाते हैं तो मारवाड़ी जाती है। इन्हें आप महज भाषा योग भाषा ना समझें, ये हमारी मौसियों का जन्म होने लगा है। ये सब हमारी मौसियाँ हैं, इन सब को मिला के हमारा हिंदी बनता है। हमें अपने आप को बिल्कुल निरपेक्ष नहीं सोचना चाहिए। यदि आप अपने को एक बिल्कुल निरपेक्ष सत्ता के रूप में समझने लगे हैं तो यह हमारी, हम इसे अज्ञानता ही कहेंगे। हम अभी उन सारी भाषाओं पर, उन सारी बोलियों पर अभी तक हमने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया है, जिनके शब्दों को बटोर कर हमने अपने वर्तमान हिंदी के स्वरूप को पाया है। अब दूसरा आइए, शौरसेनी से आगे बढ़िए तो आपका पैशाची है। पैशाची में लहंदा और पंजाबी है। पंजाबी के भी ढेर सारे शब्द हमारे हिंदी में आते हैं। पंजाब के क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में भी हिंदी बोली जाती है। पैशाची के बाद आप शौरसेनी हो गया, पैशाची हो गया। फिर अब आइए महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में मराठी भाषा है, ब्राचड़ी है, सिंधी है। उसके बाद मागधी है, मागधी और अर्धमागधी। मागधी में बिहारी है, बंगाली है, उड़िया है, असमिया है। आप बहुत ध्यान से यदि इन क्षेत्रों में घूमेंगे तो आपको आपस में बहुत एक दूसरे से समानता मिलेगी। अब देखिए, इसी में मुझे घटना याद आ गई कि जब मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग में तो हमारा एक मित्र था फिजी का। तो वो फिजी से आता था जब भी, तो उसकी माँ उसके पिताजी से चुरा कर उसको $100 दे देती थी और वो डॉलर लेके आता था। तो रुड़की में एक होटल था, पोलरिस होटल, वहीं पे डॉलर को हम भजा सकते थे। तो हमें लेके डॉलर भजाने के लिए वहाँ ले जाकर मुझे खिलाता पिलाता था, तो उसका डॉलर भजता था। एक दिन वो बड़े परेशान होकर आया, बोला कि हमने क्या हुआ भाई? तो बोला कि देखो ना, मेरा वो डॉलर हेरा गया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि हेरा गया, और ये बोल रहा है हेरा गया। और हमारे यहाँ गाना है ना कि नदिया किनारे हेराई आई कंगना, और हम लोग हेराना शब्द का प्रयोग अपने मिथिलांचल में या बिहार में बहुत धड़ल्ले से करते हैं। अब देखिए कि यह शब्द फिजी पहुँच गया। मेरे कहने का अर्थ है कि कैसे हमारे भाषाई संस्कार हमारे एक जगह से दूसरी जगह जाने या आपस में मिलने, या ये जो मैं भाषा परिवार की बात कर रहा हूँ, इससे कैसे प्रभावित होते हैं, उसी में मुझे घटना याद आ गई। तो फिर अब बिहारी भाषा में आ जाएँ तो बिहारी में भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, वज्जिका है, मैथिली है। मैं जितनी भाषाओं के नाम ले रहा हूँ ये सभी हिंदी हैं, इसको ध्यान में आप रखिए। ये सभी हमारी मौसियाँ हैं, इनके बगैर हिंदी पूरा ही नहीं होता है। अगर आप भोजपुरी के शब्द न लें, मगही के शब्द न लें, अंगिका के शब्द न लें, वज्जिका के शब्द न लें, आप देखिए ना भोजपुरी में क्या बोलते हैं, जाता नहीं। उधर मुजफ्फरपुर के असर बोलते हैं कि जाई थी, जाई थी, वह जाई छी, क्या कहते हैं मैथिली में।
बंगाली बोलेगा जाश्य, असमी बोलेगा गोईसु, उड़िया बोलेगा गोई छंती, संस्कृत में आ जाइए तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति। अब आप देखिए कि इन शब्दों का आपस में कितना गहरा लगाव है कि एक दूसरे से कैसे सटे हैं। इसका मतलब क्या है कि उत्पत्ति और उद्भव के स्तर पर ये मूलतः एक ही स्रोत है इनका, जिसे हम नानी बोल रहे हैं, संस्कृत। और उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे ये आपस में चलते चलते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप बंगाली में भी जाइएगा ना, तो बंगाली में भी आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाइएगा तो बंगाली का स्वरूप आपको कुछ बदला नज़र आएगा, बोलियों का प्रभाव उस पर नज़र आएगा। उड़िया है, संबलपुरी उड़िया अलग है, कटकी उड़िया अलग है, बालासोरी उड़िया अलग है। उसी तरह असमिया है, असमिया में आप अपर असम में जाइए और लोअर असम में आइए, दोनों जगह आसामी के स्वरूप में अंतर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि 2 कोस पे पानी और बाणी बदल जाती है। आप औरंगाबाद बिहार में है, औरंगाबाद से डेहरी ऑन सोन आइएगा बस से, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, पता नहीं अब क्या स्थिति है, तो बीच में एक सोन नदी आती है और सोन का पुल हम पार करते हैं। तो जो कंडक्टर जो होता है, बस का कंडक्टर, वो आप बस के कंडक्टर को देखेंगे कि कहेगा कि भाड़ा निकाला ना जी, वो आपसे मगही में बात करते आएगा। आज जैसे ही सोन के आधा पुल को जैसे ही पार करके डेहरी ऑन सोन के क्षेत्र पर प्रवेश करेगा, मैं सोन नदी की बात कर रहा हूँ, पुल के आधे के पहले वो मगही में आपसे किराया मांगेगा। आज जैसे ही पुल आधा क्रॉस करेगा तो बोले कि दे तरह की उतार दी, मैंने सीधे भोजपुरी पर आ जाएगा। तो आप देखिए कि वही व्यक्ति एक नदी के आधे पार्ट को पार करते ही कैसे उसकी भाषा पानी से बानी कैसे बदलती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाषा नदियों के प्रवाह की तरह है, जहाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से आती हुई नदियाँ एक साथ मिलकर एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है, और फिर वही नदी ठीक 4 कोस में पानी और 8 कोस में पानी। सही आपने बताया, धन्यवाद। तो नदियाँ, ढेर सारी नदियाँ, धाराएं मिलकर जैसे एक बड़े नदी का रूप ले लेती हैं और बाद में उस नदी से कई धाराएं बढ़ जाती हैं। ठीक यही स्थिति हमारी भाषा का भी है। हमारी भाषा का भी एक प्रवाह है जिसमें ढेर सारे भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां आकर मिलती हैं और इनसे फिर नई नई आप अब आ जाइए अर्धमागधी। अर्धमागधी में अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, इन तमाम भाषाएं हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम हिंदी की बात करते हैं तो मेरा हिंदी से मतलब, आज जब हम हिंदी सप्ताह मना रहे हैं या हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं या हिंदी मास मना रहे हैं, तो हमारा मतलब हिंदी से वो केवल संस्कृत निष्ठ हिंदी से नहीं है, केवल उर्दू से लवरेज हिंदी से नहीं है, केवल भोजपुरी युक्त हिंदी से नहीं है, बल्कि उस तमाम भाषा सागर से है जिसमें बुंदेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, भोजपुरी भी है, बज्जिका भी है, अंगिका भी है, बंगाली भी है, उड़िया भी है, सारी भाषाएं हैं उसमें जिसमें। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी संस्कृत निष्ठ हिंदी वाले को देखकर नाक मुँह सिकोड़ता है तो यह भी उसके ज्ञान का अधूरापन है, और उसी तरह कोई व्यक्ति किसी खाँटी बोली वाले हिंदी को देखकर, उसकी देसी भाषा में, देसी टोन में हिंदी को देखकर नाक मुँह सिकोड़ता है, अधूरापन है। अब हम आपको कुछ अपने इतिहास खंड के कुछ खास वर्षों की चर्चा कर रहे हैं, जिन वर्षों से हम गुजरते आए हैं। हमने अपने ही भिन्न भिन्न लेखों को पढ़ा, तो उन्हीं लेखों से मैंने संग्रह किया जो मैंने मुख्य महत्वपूर्ण वर्ष मिले। उसमें मुझे 1685, 1719, मैं इस पर चर्चा करूँगा, 1784, 1786, 1793, 94, 1813, 33, 35, 39, 47, इस कुछ ऐसे वर्ष मिले जो मुझे लगता है कि हिंदी की आज तक की यात्रा में वह एक मील के स्तंभ की तरह खड़े हैं। सबसे पहले मैं 1685 की चर्चा करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, भाषा का शुरू से यदि लेके इतिहास का हम अवलोकन करें तो युद्ध, धर्म और व्यापार, ये 3 गतिविधियाँ ऐसी रहीं जो कि बाद में आकर एक मनोरंजन ही हो गया। बम्बैया फिल्मों को हम नहीं भूल सकते हैं, और फिर अब तो सोशल साइट और सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। तो आदिकाल की बात करें, आदिकाल का मतलब हमारे इस आदिकाल से नहीं है हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य का आदिकाल तो बहुत नया है। मैं अपने वैदिक साहित्य की बात कर रहा हूँ। तो ढेर सारी जनजातियाँ थीं जो अपने को आर्य कहती थी, पुरु जनजाति थी, ध्रियु जनजाति थी, अणु जनजाति थी, ये
पसरकर ईरान तक चली गई थी, जहाँ अवेस्ता की रचना हुई। तो ये जनजातियाँ आपस में लड़ते हुए एक जगह से दूसरे जगह जब जाती थी तो अपनी भाषा को साथ लेके जाती थी। उसी तरह धर्म के प्रचार के लिए भी, जैसे बुद्ध के काल में धर्म का प्रचार करने लोग बाहर दूर के देशों में गए तो अपनी भाषा को भी लेके गए, या जब ईसाई मिशनरियाँ भी भारत आईं तो वो भी अपने साथ भाषा को लेके आई और यहाँ की भाषा को सीखा और फिर यहाँ की भाषा में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। फिर आप व्यापार के लिए आइए तो 1685 ईस्वी में एक डच व्यापारी थे कर्टेलर। वह व्यापार करने पश्चिम से भारत आए। उन्होंने सूरत नगर में प्रवेश किया और सूरत नगर में उनको हिंदी गुजराती मिश्रित बोली सुनने को मिला। चूँकि व्यापार करना था तो वहाँ की भाषा समझनी थी और अपनी भाषा भी उनको समझाना था। तो उन्होंने एक अच्छा खासा समय वहाँ की भाषा को समझने में लिया और हिंदी गुजराती मिश्रित भाषा को समझने के बाद उन्होंने व्यवहारिकता के लिए, मैंने व्यवहारिक स्तर पर एक छोटी सी उन्होंने व्याकरण की किताब लिखी, जो कि हमको लगता है कि हिंदी भाषा का पहला व्याकरण का किताब था जो कर्टेलर ने लिखा अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिसमें उसने हिंदी और गुजराती दोनों शब्दों को लिया। तो उसने हिंदी और गुजराती में कोई भेदभाव नहीं किया। देखिए, फिर मैं आपको मार मौसी की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर 1719 में बेंजामिन शुल्के आए, एक ईसाई धर्म प्रचारक थे, और वह जो धर्म प्रचारक थे वो मद्रास में आए। और मद्रास में भी जब उन्होंने धर्म का अपना प्रचार शुरू किया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने भी एक व्याकरण की किताब लिखी और उस किताब का नाम था गरमेटिस हिंदी व्याकरण। और उस गरमेटिस हिंदी व्याकरण के आधार पे उन्होंने बाकी अपने मिशनरी के लोगों को हिंदी सिखाई और मद्रास जैसे जगह पर भी धर्म प्रचार के लिए वह हिंदी का ही सहारा लेते रहे। और आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी के बारे में जो भी बड़े व्याकरण लिखे गए थे तो वह वैसी मिट्टी पर लिखे गए जो आपकी मौसी की मिट्टी है। गुजरात में लिखा गया, मद्रास में लिखा गया। फिर एक लवेडेफ पादरी आए, उन्होंने वो थोड़ा और अंदर घुसे, वह पूर्वी भारत में गए तो पूर्वी बोलियों पर आधारित उन्होंने व्याकरण की किताब लिखी। तो इस तरह से यह जो प्रचार हुआ हिंदी का, या हिंदी के बारे में लोगों ने सीखा, तो ये आपने देखा कि व्यापारिक स्तर पर हुआ। और व्यापारिक स्तर पर यह जो हिंदी की भूमिका बनी, इस भूमिका के परिप्रेक्ष्य में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसने भी इसी परिप्रेक्ष्य को बटोरा और इसी के आधार पर अपने व्यापार की यात्रा आरंभ की, जो धीरे धीरे आगे जाकर वह सियासत की ओर मुड़ गई। 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था। मैं अपने मित्र गोपेश मोहन जसवाल जी इतिहासकार हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे सही करवाया था। मैं पहले वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ही बोलता था, लेकिन उन्होंने बताया कि 1833 में जब चार्टर एक्ट पास हुआ उस समय तक उस पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते थे। और उसी साल विलियम जोन्स कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर आए। उस समय कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, जो आज कलकत्ता हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट था, और उसके चीफ जस्टिस विलियम जोन्स आए। तो इन दोनों ने मिलकर एक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बनाई। इसकी यदि मैं चर्चा नहीं करूं तो हिंदी की आज तक की हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं इसकी चर्चा विशेष रूप से कर रहा हूं कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ। इसके संरक्षक गवर्नर साहब बने और अध्यक्ष जज साहब बने। और जज साहब ने भारत में, चूँकि उस समय कोई कानून था नहीं भारत का अपना, तो वह हिंदू और मुसलमानों के लिए उत्तराधिकार के कानून का निर्माण कर रहे थे। तो इसके लिए उन्हें लोक परंपराओं की जानकारी चाहिए थी, यहाँ क्या क्या यहाँ की रीतियाँ हैं, क्या रिवाज हैं, इन सारी की चर्चा उन्होंने की। और इसके लिए उन्होंने ढेर सारे तथ्य बटोरे, गहन उन्होंने शोध किया, और इसी क्रम में और इन शोध की वो चर्चा किया करते थे। और इसी क्रम में उन्होंने सारे भारतीय पौराणिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, पुराण पढ़े,
मिताक्षर स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस जो हमारे वेद पुराण में है, दयाभाग स्कूल, मिताक्षर स्कूल, इन सारी की गहन अध्ययन की। और इस अध्ययन को करते करते वो भाषा विज्ञान की अतल गहराई में प्रवेश कर गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो हर साल, देखिए 1784 में वो भारत आते हैं और 1794 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 48 साल की उम्र में महज 48 साल की उम्र में 1794 में उनकी मृत्यु हो जाती है और 10 साल भारत में रहते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी करीब करीब हर साल वह अपने अध्यक्षीय भाषण में भारतीय साहित्य की चर्चा करते हैं। और 1786 ईस्वी में वह एक थ्योरी देते हैं भाषा के बारे में, भाषा विज्ञान के बारे में। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में सबसे पहली बार भाषा को एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की जो समझ विकसित हुई या देखने का प्रयास हुआ, उसका पूरा का पूरा श्रेय हम यदि विलियम जोन्स को न दें तो यह हमारा उनके प्रति अन्याय होगा। आप उनकी औपनिवेशिक नीतियों की चाहे जितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन जो काम उन्होंने सही किया उसके लिए आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम कृतज्ञ भाव से उनका नमन करते हैं। तो उन्होंने 1786 ईस्वी में प्रोटो लैंग्वेज थ्योरी दिया और प्रोटो लैंग्वेज थ्योरी में उन्होंने न केवल हमारी अपनी बोली और हिंदी वगैरह को, बल्कि समस्त विश्व की भाषा को एक परिवार के रूप में लिया और उन्होंने पूरे विश्व की भाषाओं को 6 परिवार में बांटा। एक भारोपीय परिवार, जिसको हम बोलते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली, भारोपीय परिवार था। मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा क्योंकि उसी परिवार के हम सदस्य हैं। और जो दूसरे परिवार हैं वो भी सारी जगह वितरित हैं। ऐसा न समझिए कि हम भारोपीय में आ गए तो बाकी हमारी मौसियाँ हमसे बिछड़ गई। ऑस्ट्रिक परिवार है, ऑस्ट्रिक परिवार में संथाली है, मुंडारी है, निकोबारी है, खासी है, ये सारे ऑस्ट्रिक फैमिली के हैं, ऑस्ट्रिक परिवार के हैं। द्रविड़ परिवार है, द्रविड़ परिवार में तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है। उसके बाद चीनी तिब्बती परिवार है, इसमें लद्दाखी है, लेपचा है, मीती है, गारो है, नागा है। और एक बुरुशासकी परिवार है और एक अंडमानी परिवार है। अब मैं आ जाता हूँ अपने भारतीय यूरोपीय परिवार पर। भारतीय यूरोपीय परिवार की 12 शाखाएं बताई गई। इनकी 12 शाखाएं हैं। उन शाखाओं में मैं नाम लूँगा तो धीरे धीरे हम जब सबसे अंतिम शाखा में अपना नाम लूँगा, उसके पहले की जो शाखाएं हैं उसमें आप सारे संसार का भ्रमण करके आ जाएंगे और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कैसे एक परिवार के ये सारे सदस्य हैं जो कि पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। उसमें इटालिक है, सेल्टिक, जर्मन, बाल्टिक, स्लाविक, अल्बानी, ग्रीक, एनाटोलियन, आर्मेनियन, टोकारियन, ईरानी और भारतीय आर्य, जो इंडो आर्य हम बोलते हैं। आजकल मैं एक लेख लिख रहा हूँ, यदि आप मेरे ब्लॉग पे जाएंगे तो वैदिक वांग्मय और इतिहास बोध कर से एक श्रृंखला चल रही है। तो उसमें मैंने एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार तलगेरी जी के शोध कार्य को लिया है, जिसमें उन्होंने बहुत गहन शोध करके मैंने जितनी शाखाओं के नाम लिए, इन सब शाखाओं में वैसे वैसे शब्द भंडारों को चुना है जो शब्द एक दूसरे से कितने मिलते हैं। और उन्होंने उस यात्रा को भी बताया है कि मनुष्य जाति की यात्रा किन किन रास्तों से, भूगोल के किन किन खंडहरों से और इतिहास की किन किन गलियों से गुजरी, और उन्होंने कैसे शब्दों को बटोरा और शब्दों को छोड़ा, और इस तरह से इन आपस में इन जो ये भाषा परिवार हैं इनके कैसे गहरे तादाद में जुड़े रहे और आज भी जुड़े हैं। और अब तो सोशल साइट और सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। अब तो इन भाषाओं का विचरण और भी तेज़ी से हो रहा है, शब्द और भी तेज़ी से एक दूसरे में घुलते मिलते चले जा रहे हैं। तो भारतीय आर्य जो ये परिवार है, ये हमारा परिवार है। भारतीय आर्य इसलिए कहते हैं कि इस परिवार में जो ईरान में अवेस्ता की रचना हुई या वेद की रचना हुई, तो ये रचनाकार अपने को आर्यन कहते थे, तो इसीलिए यह आर्य शब्द आ गया इसमें। तो ये मैंने आपको भाषा परिवार बताया। और इसी भारतीय आर्य जो परिवार है, इसी भारतीय आर्य परिवार की मैंने वो वंशावली अभी थोड़ी देर पीछे जो आपको खींची थी, जो जहाँ से मैं चला था आपको संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, उसके बाद अभ्रंश, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, उन तमाम की जो चर्चा की वह यही स्रोत था जिस स्रोत को
विलियम जोन्स ने ढूंढा और 1793 में उन्होंने अपना अंतिम अध्यक्षीय भाषण दिया और 1794 में वह दुनिया छोड़कर चले गए और हमें भाषा परिवार की यह महान थाती सौंप गए, जिसे मैं बहुत श्रद्धापूर्वक नेत्रों से आज मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। उसके बाद 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और स्थापना हुई उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में जो अधिकारी आते थे, अंग्रेज अधिकारी सिविल सेवा के, उन अधिकारियों को भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास, भारतीय धर्म, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय भाषा, भारतीय बोली, इन सब का समुचित ज्ञान दिया जाए ताकि वह भारत में समुचित ढंग से शासन कर सकें। और उस समय तक भारत में शासन की भाषा फारसी थी। तो उसमें एक उसके भाषा शास्त्र विभाग में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम गिलक्रिस्ट था। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दें, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जितने भी लोग आ रहे हैं हमें मिल रहे हैं, उसमें कोई भी पारंपरिक रूप से भाषा विज्ञान का, भाषा के क्षेत्र का, कोई हिंदी का प्रोफेसर, अंग्रेजी का, साहित्य का प्रोफेसर नहीं है। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, अधिकांश लोग किसी दूसरे क्षेत्र से आए हैं। अब देखिए, वो विलियम जोन्स का मैंने नाम लिया, वो जज थे, और आगे ऐसे बहुत आपको न्यायाधीश मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, आर्मी ऑफिसर्स मिलेंगे, जिन्होंने इन सब चीज़ों में अपना योगदान दिया। तो गिलक्रिस्ट जो थे वह डॉक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, और बाद में उनकी पदोन्नति होकर वो सर्जन बन गए थे। और सर्जन बनने के समय ये लोग जब ये सर्जन बनते थे और अपने रोगियों को देखते थे तो रोगियों से घुलने मिलने के क्रम में रोगियों के रीति रिवाज, रोगियों की परंपरा, रोगियों की भाषा, रोगियों की बोली, सबका बड़ा गहन अध्ययन करते थे। और इसी के आधार पर इन्होंने इतना अधिक ज्ञान एकत्रित कर लिया कि जब फोर्ट विलियम कॉलेज खुला तो गिलक्रिस्ट महोदय को वहाँ पर भाषा विज्ञान का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। यही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, इंडोलॉजी डिपार्टमेंट के। तो मैं गिलक्रिस्ट को विशेष रूप से इसलिए याद कर रहा हूँ कि गिलक्रिस्ट ने अपने कार्यकाल के दौरान वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महसूस किया कि भारत के सरकार की कामकाज की भाषा को फारसी से बदलकर हिंदी में किया जाए, क्योंकि उनको लगा कि हिंदी की जो पहुँच है वह ज़्यादा दूर तक है, इसका भौगोलिक विस्तार ज़्यादा है, इसका भावनात्मक विस्तार ज़्यादा है, इसका वैचारिक विस्तार ज़्यादा है, इसको समझने वाले लोग ज़्यादा हैं, इस भाषा में सोचने वाले लोग ज़्यादा हैं और इस भाषा में बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसलिए गिलक्रिस्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश राज्य में आजकाज की भाषा को फारसी से हिंदी की ओर मोड़ने के लिए प्रयास किया, और शायद उन्हीं के द्वारा रोपा गया बीज है जिसके आधार पर हम आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। फिर 1813 ईस्वी में पहली बार भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में ब्रिटिश संसद में बहस हुई, और ब्रिटिश संसद ने उस ज़माने में 1 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया कि भारत में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। किंतु वहाँ पे क्या हुआ कि पाश्चात्य प्रणाली बनाम पूर्वी प्रणाली, मतलब प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा, इन दोनों के विचारकों में टकराव हुआ, और उस टकराव के कारण एक भयंकर गतिरोध उत्पन्न हो गया, जिस गतिरोध के कारण वह बात आगे नहीं बढ़ी। और आगे नहीं बढ़ी क्या, यह बात 20 वर्षों तक वहीं रुकी रही, और तब तक रुकी रही जब 1833 में चार्टर एक्ट पास हुआ, और उस समय के गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली और उनके साथ के कानूनी सदस्य थे मैकॉले, इन दोनों ने मिलकर भारत की जो नई शिक्षा पद्धति थी इसकी नींव डाली। अब देखिए, लॉर्ड मैकॉले जो थे वह खुद, आज भी हम किसी अंग्रेजी दा को व्यंग में बोल देते हैं कि ये मैकॉले की संतति हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कारण है कि लॉर्ड मैकॉले जो कानूनी सदस्य के रूप में भारत आए थे वह बहुत अधिक पूर्वाग्रही व्यक्तित्व थे। उनके व्यक्तित्व में भारतीय सभ्यता, भारतीय जो ग्रंथ हैं, भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय भाषा है, इन सब के प्रति उनके मन में गहरा, आप कहेंगे कि पक्षपात का भाव था। वह घृणा के स्तर तक इसको देखते थे। उनका एक वक्तव्य बहुत प्रचलित है। उन्होंने जबकि वो स्वयं अंग्रेजी के साहित्यकार थे, अंग्रेजी लेखक थे, और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि यदि समूचे भारतीय साहित्य को बटोर के एक साथ रख लिया जाए तो हमारे अंग्रेजी साहित्य के लाइब्रेरी की जो अलमारी है, उस अलमारी की एक खंड में वह पूरा का पूरा भारतीय साहित्य समा जाएगा। यह मैकॉले की नीति थी, और मैकॉले ने उस समय जो शिक्षा पद्धति की जो नींव डाली उसको हम बोलते हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, अर्थात फॉरवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी।
डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या था कि टीच द क्लास या क्रिएट द क्लास एंड दे विल टीच द मास। माने आप एक अभिजात्य वर्ग पैदा कीजिए और अभिजात्य वर्ग को, वह अभिजात्य वर्ग जो है उसी के माध्यम से आप आम जनता से रूबरू होइए। और उन्होंने अपनी माँ को या कहीं एक पत्र लिखा था, मुझे अभी सही ढंग से याद नहीं है, उसमें उन्होंने इस चीज़ की चर्चा की थी और बाद में भी ये जगह बहुत जगह आया है, जिसका मैं यदि भावांतर करूं तो उन्होंने लिखा कि हमने एक ऐसी शिक्षा पद्धति की नींव डाली है और इस शिक्षा पद्धति की नींव का हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस भारत में एक दलालों का ऐसा वर्ग तैयार करें जो वर्ग मैंने भारतीयता को पूरी तरह विनष्ट कर दे और हमारी जो संस्कृति है वो पूरी तरह छा जाए। आपको बताएं, वह वेदों के दुष्प्रचार के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर को उन्होंने न्योता दिया। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने अपने लेख में कहीं लिखा है, वो नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि यदि आप वेदों के बारे में कुछ दुष्प्रचार करेंगे तो आपके बात की अहमियत है, चूँकि आप ऑक्सफोर्ड के संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। और लेकिन वो जब तैयार नहीं हुए प्रोफेसर साहब, बोले कि नहीं मैं तो अब अगले साल रिटायर कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मैक्स मूलर को पकड़ लिया और मैक्स मूलर को किराए पे लेके उन्होंने यह काम करने के लिए आगे का अपना अभियान चलाया। तो इस तरह से हमारी भाषा का, चाहे आप जो कहें इसके जो भी उद्देश्य रहा हो, लेकिन किसी न किसी रूप में यह भाषा अपनी यात्रा तय करती रही और तय करते करते अब हम पहुंच रहे हैं 1839 ईस्वी में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी साहित्य का या भारतीय साहित्य का सबसे पहला इतिहास एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने लिखा, जिनका नाम था गार्सा द तौशी। गार्सा द तौशी ने 1839 में फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा और उस किताब का नाम था इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यह भारत की धरती पर हिंदी साहित्य का पहला इतिहास था जो किसी फ्रांसीसी के द्वारा लिखा गया और फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। और इसका दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ, ये दो भाग में था, और बाद में 1871 ईस्वी में जाके फिर भी प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने क्या किया कि हिंदी और उर्दू के जितने कवि थे, आप ध्यान दीजिए कि 1839 में वो लिख रहे हैं इस किताब को, और हिंदी और उर्दू के कवियों को अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार उन्होंने उन कवियों को सजाया। ठीक है, अब इससे आप क्या देख रहे हैं, एक आपकी एक और मौसी है उर्दू। आप माने या ना माने, जब बाहर का आदमी आपकी जब हिंदी को देखता है तो आपके हिंदी के साथ उर्दू को भी देखता है। आप उर्दू को हिंदी से अलग नहीं कर सकते हैं। अब आज भले हम ऐसे युग में प्रवेश कर गए हैं कि अब हमारे पास साहित्यकार कम रह गए हैं, झंडेदार ज़्यादा हो गए हैं। हम झंडों के नीचे खड़े हो गए हैं, कोई लाल झंडा के नीचे खड़ा है, कोई केसरिया झंडा के नीचे खड़ा है, कोई हरा झंडा के नीचे खड़ा है, सब झंडादार है और अपने अपने झंडा की चमचागिरी में लगे हुए हैं। उन चारों से सभी झंडों से हट के एक साहित्य के झंडे के नीचे खड़ा होने वाले लोग अब कम हो गए हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय बड़े निष्पक्ष भाव से वह लोग, एक तरह से हम यह कहें कि इन विदेशियों ने हमारे अंदर भाषा को एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की समझ पैदा की, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो तौशी साहब ने जो फ्रेंच में अपनी किताब लिखी, उसकी खामी क्या थी कि उसमें कालानुक्रमिकता का अभाव था, मैंने कालक्रम का अभाव था। उन्होंने रचनाओं को काल के क्रम में नहीं सजाया था, बल्कि रचनाकारों को उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाया था, और न ही उनकी रचनाओं पर उस समकालीन युग की प्रवृत्तियों का क्या असर पड़ा, इसकी भी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। फिर 1883 में शिव सिंह सेंगर ने एक दूसरी पुस्तक लिखी, शिव सिंह सरोज के नाम से। उसमें उन्होंने 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र लिखा। उसमें उन्होंने कवियों का रचनाकाल भी लिखा और पहली बार उन्होंने कालक्रमिकता के बोध से अपने भारतीय साहित्य के इतिहास को सुशोभित किया, युग प्रवृत्तियों की चर्चा की। लेकिन एक बार फिर से मैं उस महान व्यक्ति को नमन कर रहा हूँ आज हिंदी के दिवस पर, जिसकी चर्चा न करें तो हिंदी अधूरी रह जाएगी। वह थे, वह बंगाल, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो बंगाल के कलेक्टर भी रह चुके थे, ICS थे। उनका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, उन्होंने एक तरह से मैं यह कहूँ कि भारतीय साहित्य का सबसे प्रामाणिक इतिहास, जिसे मील का पत्थर कहा जाए, आँख खोलने वाला इतिहास 1888 में लिखा। तो
फिर यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उन्होंने भी अपने भारतीय मैंने जो हिंदी का इतिहास लिखा, वो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नामकरण किया, वह नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें आप दो शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दें, वर्नाकुलर और हिंदुस्तान। इससे आपको एक बार फिर से हिंदी भाषा की व्यापकता का बोध हो सकता है। उस नाम में छिपा हुआ है कि हिंदी भाषा कितनी व्यापक है। वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो मैगजीन निकलती थी, उसी मैगजीन के फीचर के रूप में, विषयांक के रूप में उन्होंने अपने लेख लिखने शुरू किए थे, और यही बाद में संकलित होकर यह द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है, यह एक इतिहास का रूप ले लिया। और इसमें बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने काल क्रमानुसार भारतीय रचनाओं का विवरण दिया। उन्होंने प्रवृत्तियों का, उन तमाम प्रवृत्तियों का उल्लेख किया जो प्रवृत्तियाँ इन रचनाओं का कारण बनी। उन्होंने उन सांस्कृतिक परिवेशों की भी चर्चा की, जिन सांस्कृतिक परिवेशों से ये रचनाएँ आघाती रहीं, फलती रहीं, फूलती रहीं। इसलिए यह पुस्तक जो 1888 में लिखी गई जॉर्ज क्रियर्सन के द्वारा, यह हिंदी साहित्य के इतिहास में यह सबसे बड़ा मील का पत्थर है। बाद में 1913 में मिश्र बंधुओं ने लिखा मिश्र बंधु विनोद, जिसमें 5000 से अधिक कवियों की चर्चा की। और अंत में 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आधुनिक हिंदी का सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है हिंदी साहित्य का, उन्होंने 1929 में लिखा, जिसमें उन्होंने 4 युगों में बांटा इसको, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। और उन्होंने तमाम प्रवृत्तियों का, तमाम सांस्कृतिक परिवेशों का, तमाम सामाजिक परिवर्तनों का, जिन सब से हमारी हिंदी छूती रही, आघाती रही, आगे बढ़ती रही, उन सबका किया। और वहाँ से हम हिंदी अपने वर्तमान स्वरूप में, जिस स्वरूप में हम देख रहे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में उस रूप में लाकर छोड़ दिया। और फिर आगे चलकर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और लोगों ने भी अब एक परिपाटी चल गई, लोग लिखते चले। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि इस काल तक जो भी इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का, उसमें कहीं भी कोई पूर्वाग्रह नहीं था, कोई पक्षपात नहीं था, और बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखे गए। वह सत्य के उद्घाटन थे। बाद में ये विकृतियाँ आती चली गई, लोग भाषाई दुराग्रह में आते चले गए, और आपस में कटुता, भाषा के नाम पे राजनीति, ये सब चलने लगी। लोग भाषा के नाम पर अपनी दूषित प्रवृत्तियों को जस्टिफाई करने लगे। अभी हालांकि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं तो टीवी का भी देखता नहीं हूँ, न्यूज़ क्योंकि मनोरंजन चैनल है। लेकिन अभी कहीं मुझे पता चला कि किसी प्रबुद्ध मतलब फिल्म नायिका को किसी ने एक हरामखोर शब्द से संबोधित कर दिया, और बाद में जब लोगों ने उनको पकड़ा तो उन्होंने बताया कि ये मराठी भाषा में हरामखोर शब्द का यह अर्थ है, मेरे कोई अपना अर्थ बताने लगे और उसको जस्टिफाई करने लगे। मुझे इतना तरस आया कि मराठी हमारी भारतीय आर्य भाषा परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है, और मराठी क्या कहें, हमारे तमाम भारतीय आर्य भाषाओं में, मैंने जब आपसे चर्चा की वैदिक काल से लेकर आज की काल तक, आप किसी भी भाषा में कोई गाली का एक शब्द ढूंढ कर मुझे निकाल दें तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। मुझे कहीं भी, चाहे संस्कृत का इतिहास हो, हमारे कहीं भी हिंदी शब्द हो, उसमें कहीं भी गाली के शब्द कहीं नहीं मिलते हैं। संस्कृत में मैंने एक जगह देखा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो श्याला नाम का एक शंख निकला, जिसे लक्ष्मी का भाई मानते हैं, तो उसे शाला बोल दिया गया। और वह साला जो आज हम लोग साला बोलते हैं संबंधों में, रिश्ते में, वह साला वो गाली नहीं होकर वह विष्णु के पत्नी के भाई के रूप में पूजित हुए, जिसे शाला कहते हैं। अब बताइए, जहाँ हमारी भाषा की ऐसी महान संस्कृति है, उस संस्कृतियों के देश में यदि हम भाषा को ऐसे विद्रूपित कर दें तो यह महज हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय होगा। मैंने बहुत लंबा आपका समय ले लिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं इस अवसर पर एक बात और कहूँगा। बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, आगे की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हुआ, फिर कैसे राजभाषा बनी, फिर राष्ट्रभाषा बनी, मेरा उनसे मतलब नहीं था। मेरे इस उद्बोधन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम अपनी माँ को जाने, नानी को जाने, मौसियों को जाने, पूरे परिवार को जाने, भाषाई सौहार्द को पहचाने और भाषा की अश्लीलता को छोड़ें। और हम लेख्य मंजूषा परिवार, इस अवसर पर हम लेख्य मंजूषा परिवार से आग्रह करेंगे कि उनका इतना बड़ा जो उनकी शाखाएं फैली हुई हैं, वह भोजपुरी गीतों से अश्लीलता को हटाने के लिए
आंदोलन छेड़ें या एक बहुत बड़ी सेवा होगी। मैं आज ज्योतिया व्रत है ना, इस व्रत के दिन अपनी मातृभाषाओं के प्रति, तमाम मातृभाषाओं के प्रति मैं यही उनकी सबसे बड़ी सेवा के रूप में आपसे यही उद्बोधन करता हूं कि आप एक बड़ा आंदोलन छेड़ें जिसमें हमारे इन भोजपुरी गीतों से या जो भी लोक गीतों हैं, इन गीतों से अश्लीलता को दूर किया जाए। ये जितने अश्लील गायक हैं इनका सामाजिक बहिष्कार हो, भाषाई बहिष्कार हो, तभी सही मायने में या हम अपनी हिंदी की पूजा करेंगे, अपनी हिंदी की रक्षा करेंगे। और अंत में हम यही कहेंगे कि हम अपने दूषित संस्कारों से अपनी भाषा को विषाक्त न करें, बल्कि हम अपनी भाषा के उन उदात्त संस्कारों से अपने को पुष्पित पल्वित करें, जिन संस्कारों को हमारी यह मातृस्वरूप भाषा वैदिक काल से लेकर आज तक ढोती चली आ रही है और अनंत काल तक यह हमें लेती चली जाएगी। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।